हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम करेंगे 10th क्लास के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि यूरोप में कैसे नेशनलिज्म का राइज हुआ। चलिए देखते हैं। इन 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कल्पना करके 4 इमेजेस बनाई, 4 पिक्चर्स बनाई। इसमें उन्होंने एक डेमोक्रेटिक व लिक्विड वर्ल्ड की कल्पना की है। फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा बनाई हुई एक इमेज देखते हैं। ये जो इमेज है ये फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई थी। इस इमेज का नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशंस। इस इमेज में एक स्टेचू दिखाई गई है जो है स्टेचू ऑफ लिबर्टी। इस स्टेचू के एक हाथ में क्या है, मेंस राइट यानी कि मानव अधिकार है, और इसके दूसरे हाथ में क्या है, एक टॉर्च है। और इस स्टेचू के सामने मोनार्की सिस्टम का कूड़ा पड़ा हुआ है। राजा महाराजाओं के मुकुट, राजशाही वस्तुएं, राजशाही पोशाकें पड़ी हुई हैं। इसमें फ्रेडरिक सोरियो क्या बताना चाहता है, ये जो लोग लाइन में लगकर आगे जा रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये मोनार्की सिस्टम को छोड़कर अपनी आज़ादी की तरफ जा रहे हैं। यानी कि इन्होंने जो मोनार्की सिस्टम है, जो राजा महाराजाओं का शासन था, उसको छोड़कर अपनी आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। इन सबको देखकर इनके गॉड ईसा मसीह और जीसस इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फ्रेडरिक सोरियो ने कैसी कैसी कल्पनाएं की हैं और देखेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब देखो, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी वो कब आई थी, 1789 में। अब देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले क्या था। बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि बिफोर 1789। ये क्या है, ये जो फ्रांस का मैप है, पहले क्या होता था, राजा महाराजाओं का शासन था यानी कि मोनार्की सिस्टम था। जो सारी पावर थी वो किसके पास होती थी, राजा महाराजाओं के पास होती थी। जो कॉमन पीपल थे यानी कि जो कॉमन सिटीजन्स थे उनके पास कोई भी पावर नहीं होती थी, कोई अधिकार नहीं होता था। जो भी राजा बोलता था वही उनको करना पड़ता था। और फिर क्या था, राजा के बाद उसका बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। यानी कि ये सिस्टम क्या हो गया, हेरिडिटरी सिस्टम हो गया। राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा। ये तो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले। अब देखते हैं कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस हुए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, यानी कि आफ्टर 1789। यानी देखो, पहले तो क्या था, राजा महाराजा शासन करते थे, उसके सारी पावर्स राजा महाराजाओं के पास होती थी। जैसे भी राजा बोलते थे वैसा ही उनको करना पड़ता था। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, जो सारी पावर्स थी ना वो किसके पास आ गई, सिटीजन्स के पास आ गई। यानी कि जो कॉमन पीपल थे ना, कॉमन सिटीजन्स थे, उनके पास सारी पावर आ गई। उन्होंने मोनार्की सिस्टम को खत्म कर दिया, राजा महाराजाओं के शासन को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये एक बड़ा चेंज ये हो गया क्योंकि मोनार्की सिस्टम को खत्म कर दिया गया। सारी पावर किसके पास आ गई, सिटीजन्स के पास आ गई। ठीक है, देखते हैं कि और क्या क्या चेंजेस हुए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, क्या क्या चेंजेस हुए। चलिए देखते हैं। लोगों ने क्या किया, फ्रांस के लिए नए फ्लैग को चूज किया जिसमें क्या थे, 3 कलर थे। यानी कि उन्होंने अपना नया फ्लैग बना लिया, नया झंडा बना लिया जिसमें क्या थे, 3 कलर थे। अपने पुराने झंडे से उसको रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट है, उन्होंने क्या किया, जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको क्या किया, नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया, यानी कि राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया फ्रेंच लैंग्वेज को। और क्या किया फ्रेंच के लोगों ने क्या किया, नया राष्ट्रगान बना लिया, यानी कि नए राष्ट्रगान को कंपोज किया उन्होंने। और फिर क्या किया, साथ में ओथ भी ली। लोगों ने वोट के द्वारा क्या किया, स्टेट जनरल को इलेक्ट किया, यानी स्टेट जनरल का चुनाव किया। और फिर उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली कर दिया उसका नाम, यानी कि राष्ट्रसभा कर दिया। पहले क्या था, फ्रांस के लोग जब क्या करते थे, व्यापार करते थे, अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर उन्हें क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। लेकिन फिर क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इसको क्या कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया, यानी कि समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो भी चेंजेस हुए थे। अब देखो, जो फ्रेंच आर्मी थी उन्होंने क्या किया, फ्रेंच आर्मी थी उन्होंने क्या किया, उनकी जो देशभक्ति थी या फिर अपने देश के प्रति जो भावना थी उसको पूरे यूरोप में फैलाने का काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि अगर हम डेमोक्रेसी ले सकते हैं, यानी कि हम मोनार्की सिस्टम को खत्म कर सकते हैं और डेमोक्रेसी ला सकते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का राज, यानी कि जनता का राज। ठीक है, यानी कि हम डेमोक्रेसी ला सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। तो उन्होंने क्या किया, पूरे यूरोप में इस भावना को सेपरेट करना शुरू कर दिया, इस भावना को फैलाना शुरू कर दिया कि हम आज़ादी ला सकते हैं तो तुम क्यों नहीं ला सकते। ठीक है, उन्होंने इस भावना को फैलाना शुरू कर दिया। फ्रांस के सिटीजन्स बहुत खुश थे अपने डेमोक्रेसी को लाकर, यानी कि मोनार्की सिस्टम को खत्म करके। लेकिन अब एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री होती है जो उनकी डेमोक्रेसी को चकनाचूर करके सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। उसका क्या नाम है, उसका नाम है
नेपोलियन बोनापार्ट, यानी कि अब नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री होती है। फिर उसने क्या किया, वो एक सिविल कोड लेकर आता है, सिविल कोड 1804 यानी कि 1804 का सिविल कोड लेकर आता है। इस ये जो कोड था ना, इसको क्या बोला गया, नेपोलियन कोड भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब देखो इसने जो फ्रांस के लोग थे ना, उनको खुश करने के लिए क्या क्या किया, अब ये देखते हैं। इसने क्या किया, इक्वलिटी बिफोर लॉ को इस्टेब्लिश कर दिया, यानी कि इसने कहा कि कानून के आगे सभी लोग समान हैं, कोई भी सुपीरियर नहीं है और कोई भी कमजोर नहीं है, यानी कि कानून सबको एक नज़र से देखता है, साथ भेदभाव नहीं करता, ठीक है। तो इसने क्या किया, कानून के आगे सब लोग समान हैं, इससे लोग बहुत खुश हुए। नेपोलियन ने क्या किया, राइट ऑफ प्रॉपर्टी दिया, यानी कि जिस व्यक्ति के पास पैसा है तो क्या कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, यानी कि अपनी ज़मीन खरीद सकता है, अपनी लैंड खरीद सकता है। ये लैंड उसी के नाम होगी, इसको छीना नहीं जाएगा उससे, ठीक है। इसे क्या हो गया, नेपोलियन ने राइट ऑफ प्रॉपर्टी दिया, तो इससे लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए और वो नेपोलियन को पसंद भी करने लगे। अब देखो आगे देखते हैं कि नेपोलियन ने क्या क्या चेंजेस किए। क्या किया, अबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, यानी कि पहले क्या होता था, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे, बड़े बड़े जमींदार होते थे, वो क्या करते थे, किसानों से क्या करते थे, टैक्स लेते थे। किसान का जो भी प्रॉफिट होता था वो कौन लेते थे, लैंडलॉर्ड्स लेते थे। लोग ऐसे ही काम में पिसते रहते थे। नेपोलियन ने इस सिस्टम को अबोलिश कर दिया, यानी कि इस सिस्टम को खत्म कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, इसने क्या किया, फ्रांस में ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन सिस्टम था फ्रांस का, उसमें क्या किया, सुधार किए। इससे फ्रांस में ज़्यादा क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। है कॉमन करेंसी इन यूरोप, यानी कि इन्होंने क्या कर दिया, पहले क्या था, फ्रांस में बहुत सारी करेंसी यूज होती थी, यानी कि अलग अलग तरह की करेंसी यूज की जाती थी। इसने क्या किया, एक कॉमन करेंसी बना दी कि बस आज के बाद फ्रांस में बस यही करेंसी यूज होगी, ठीक है। नेक्स्ट था, जो भी बड़े बड़े मर्चेंट्स होते थे, यानी कि जो ट्रेडर्स होते थे, वो क्या करते थे, पहले क्या होता था, उन पर ट्रेड करने के लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती थी, बहुत सारे प्रतिबंध होते थे, लेकिन इसने क्या किया, उस सारे प्रतिबंधों को हटा दिया। अब ये जो मर्चेंट्स थे या फिर जो ट्रेडर्स थे, वो क्या कर सकते थे, आसानी से मार्केट में ट्रेड कर सकते थे। ये क्या थे, नेपोलियन ने जो भी चेंजेस किए थे, इससे फ्रांस के लोग बहुत खुश हुए और नेपोलियन को पसंद करने लगे, ठीक है। इसके बाद अगर नेपोलियन और उसकी आर्मी किसी भी दूसरे देश में जाती थी या फिर कहीं भी जाती थी, तो उनका बहुत अच्छा स्वागत होता था। इससे नेपोलियन बहुत खुश हुआ, क्योंकि लोग ऐसा मानने लगे थे कि एक नेपोलियन ही है जो हमें मोनार्की सिस्टम से छुटकारा दिला सकता है। पर लेकिन सोचने की बात तो ये है कि ऐसा क्या हुआ कि लोग इसे नफरत करने लगे। चलिए देखते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन कोड। नेपोलियन ने क्या किया, टैक्स को इंक्रीज कर दिया। देखो अभी हमने देखा था कि क्या किया था इसने जो फ्यूडल सिस्टम था, यानी कि जो लैंडलॉर्ड्स प्रॉफिट लेते थे किसान से, उसको क्या कर दिया, अबोलिश कर दिया था, बंद कर दिया था। लेकिन फिर इसने क्या किया, टैक्स को इंक्रीज कर दिया, तो इससे लोग उसे नफरत करने लगे। और क्या इसने क्या किया, लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी, यानी कि राइट टू वोट, यानी कि वोट का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने का अधिकार, लोग कोई भी स्ट्राइक नहीं कर सकते थे, कोई भी अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकता था। उसने क्या किया, लोगों की आज़ादी छीन ली, उनको पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट है सेंसरशिप, यानी कि उसने क्या किया, रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दिए लोगों पर। जैसे कि मान लो न्यूज़पेपर में न्यूज़ छापने से पहले जो न्यूज़ होती थी ना, वो उनको गवर्नमेंट को दिखानी पड़ती थी, फिर वहीं ये फैसला लेते थे कि ये न्यूज़ छपने के लायक है या नहीं। तो ऐसे लोगों पर अनेकों रोक लगा दी, यानी मीडिया पर पूरी तरह से रोक लगा दी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, जैसे कि सेंसर बोर्ड होता है, यानी कि जब भी कोई मूवी रिलीज होती है तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई मूवी रिलीज होती है पहले कौन देखता है, सेंसर बोर्ड देखता है, यानी कि ये है मूवी रिलीज करने के लायक है या नहीं, ठीक है। ऐसे उसने क्या किया, लोगों पर अनेक रोक लगा दी। ऐसे नेपोलियन ने लोगों ने क्या कर दिया, सेंसरशिप लागू कर दी, यानी कि प्रतिबंध लगा दिए लोगों पर। और नेक्स्ट है, नेपोलियन लोगों को जबरदस्ती फ्रेंच आर्मी में ज्वाइन करने लगे, यानी कि लोगों को जबरदस्ती फ्रेंच आर्मी में भर्ती किया जाने लगा। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। 18th सेंचुरी में यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट क्या होता है, आप सोच रहे होंगे कि नेशन स्टेट क्या होता है। एक ऐसी टेरिटरी जहाँ पर सभी लोग किसी कॉमन चीज़ से बंधे हुए हों। वो कॉमन चीज़ क्या हो सकती है, वो कॉमन चीज़ लैंग्वेज हो सकती है, उनका कल्चर हो सकता है, उनकी आइडेंटिटी हो सकती है और उनका रिलीजन हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो उन्हें आपस में जोड़ती हो। फिर लोग एक टेरिटरी में रहने लग जाते हैं तो उसको क्या नाम दे दिया जाता है, नेशन स्टेट का। आज के टाइम पर जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी क्या हैं, नेशन स्टेट हैं। लेकिन यूरोप में 18th सेंचुरी तक हमें कोई भी नेशन स्टेट देखने को नहीं मिला। वहाँ पर क्या होता था, बड़े बड़े एम्पायर होते थे जहाँ पर राजा महाराजा रूल करते थे।
अगर हम बात करें हैब्सबर्ग एम्पायर की, जहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते थे, उनके आइडियाज़, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन और उनकी लैंग्वेज एक दूसरे से अलग थी, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। तो फिर इनके दिमाग में नेशन स्टेट का आइडिया कैसे आया, चलिए देखते हैं। उस समय पर यूरोप में दो तरह के लोग रहते थे, एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्स। एरिस्टोक्रेट्स वो लोग थे जो कि अमीर इंसान थे। जो सोसाइटी में सबसे अमीर इंसान थे वो क्या थे, एरिस्टोक्रेट्स। उनके पास खुद की ज़मीन होती थी, खुद की लैंड होती थी और टाउन हाउस होते थे। इनके पास काफ़ी पैसा होता था, इसलिए इनके पास ज़्यादा पावर होती थी। जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही तो पावरफुल होगा। ये आपस की फैमिलीज़ में ही शादी कर लिया करते थे। जिसके पास ज़्यादा वेल्थ होती थी वहीं उसी फैमिली में ही शादी करते थे। ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। ये मानते थे कि जो फ्रेंच भाषा है वो अमीरों की भाषा है, रईसों की भाषा है। और इनका जो रहन सहन था, इनका रहने का जो तरीका था, इनका जो खाने पीने का तरीका था वो एक जैसा था। एरिस्टोक्रेट्स कौन थे, जो सोसाइटी में सबसे अमीर होते थे ना, उसको क्या बोला गया, एरिस्टोक्रेट्स। जो पेजेंट्स होते थे ये बहुत गरीब होते थे, इनके पास कोई भी लैंड नहीं होती थी। ये एरिस्टोक्रेट्स की ज़मीन पर जाकर खेती करते थे और उनकी ज़मीन की देखरेख करते थे। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। अब देखो, जिसके पास पैसा नहीं होगा उनके पास पावर भी नहीं होगी, तो ये क्या थे, ये पावरफुल नहीं थे। और जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो क्या थे, पावरफुल थे। अब देखो, एक नई क्लास आती है जिसका नाम है मिडिल क्लास। अब ये जो मिडिल क्लास लोग थे ये कौन थे, ये ना तो ज़्यादा अमीर थे और ना ही ज़्यादा गरीब थे। यानी कि ये एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्स के बीच की क्लास थी। इसको क्या बोला गया, मिडिल क्लास। ये ना ही ज़्यादा अमीर थे और ना ही ज़्यादा गरीब थे। ये पढ़े लिखे लोग होते थे, जैसे कि बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल्स हो गए। इनके दिमाग में दो आइडियाज आते हैं। जो फर्स्ट आइडिया वो है नेशन यूनिटी, यानी कि नेशन स्टेट्स का। नेशन स्टेट्स क्या होता था, जहाँ पर सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज और सेम ट्रेडिशन के लोग रहते हों, उसको क्या बोला गया, नेशन स्टेट। अब इनका जो दूसरा आइडियाज था वो क्या था, लिबरल नेशनलिज्म का। अब ये लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, चलिए देखते हैं। लिबरल नेशनलिज्म, लिबरल वर्ड लैटिन भाषा के लिबर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है फ्री, यानी कि आज़ादी। इसमें क्या कहा गया, कानून की नज़र में सब लोग बराबर होने चाहिए और हर एक व्यक्ति के पास आज़ादी होनी चाहिए। एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी रूल, जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे उनके पास ज़्यादा पावर होती थी, तो उस रूल को ख़त्म कर देना चाहिए। और जो क्लरिकल प्रिविलेजेस हैं, प्रिविलेजेस का क्या अर्थ है, विशेष अधिकार, यानी कि कुछ लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त होते थे तो उसको भी ख़त्म कर देना चाहिए। और एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए और एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो जनता के हिसाब से बनाई जाए। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का क्या मतलब है, एक ऐसा प्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुना गया हो और वो प्रतिनिधि जनता के हित के लिए फैसला करे। अब देखो, जो मिडिल क्लास के जो मैन थे, यानी कि मिडिल क्लास के जो पुरुष थे, वो क्या कर रहे थे, वोटिंग राइट की मांग कर रहे थे। लेकिन वो सिर्फ किसके लिए मांग कर रहे थे, एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास ज़मीन हो वहीं क्या कर सकते थे, वोटिंग कर सकते थे। वो महिलाओं के लिए ऐसी कोई भी मांग नहीं रख रहे थे। अब ऐसे व्यक्ति जिनके पास ज़मीन नहीं है और जो वुमेन्स थी वो क्या करने लगी, यूरोप में अलग अलग जगह पर जाकर प्रोटेस्ट करने लगे, क्योंकि उनके लिए कोई भी मांग नहीं की जा रही थी, उनको ऐसे ही छोड़ा जा रहा था। अब जो ट्रेडर्स थे उनको भी बड़ी समस्या थी। उनको क्या समस्या थी, उनको यूरोप में ट्रेड करने के लिए टैक्स देना पड़ता था। जो ट्रेडर्स हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग आते थे अपने सामान को बेचने के लिए, उनको क्या करना पड़ता था, 11 तरह के टैक्स देने होते थे और जो टैक्स वो 5% के हिसाब से थे। अगर ट्रेडर इतने टैक्स देंगे तो उनके पास क्या बचेगा, तो उनकी कमाई क्या होगी। तो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक और चीज़ थी जिससे वो परेशान थे, क्योंकि यूरोप में हर एक स्टेट में अलग अलग तरह की करेंसी यूज होती थी, तो उन्हें हर स्टेट में एंटर करने से पहले अपनी करेंसी को चेंज करना पड़ता था। उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या थी, अलग अलग तरह की करेंसीज यूज होती थी। अब इनकी समस्या को दूर कैसे किया गया, 1834 में एक कस्टम बनाया गया, कस्टम यूनियन बनाया गया, जिसका नाम था जोलरवेन। इसको किसने बनाया, इसको प्रूशिया ने बनाया और बाद में सभी जर्मन स्टेट्स इसमें शामिल हो गए। इस यूनियन ने क्या किया, इस यूनियन ने सबसे पहले क्या किया, जो मर्चेंट्स पर जो टैक्स लगते थे उनको ख़त्म कर दिया गया, उनको अबोलिश कर दिया गया। अब उन्हें ट्रेड करने पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था।
और दूसरा काम क्या किया इन्होंने, जो यूरोप में अलग अलग तरह की करेंसीज थी, यूरोप में 30 तरह की करेंसी यूज होती थी, उसको कम करके क्या कर दिया गया, 2 तरह की करेंसीज में कन्वर्ट कर दिया गया। और जो तीसरा काम था वो क्या किया, यूनियन ने रेलवे नेटवर्क को प्रमोट किया गया। इससे क्या हो गया, जो ट्रेडर्स थे उनको ट्रेडिंग में आसानी हो गई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम करेंगे 10th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 3। इस वीडियो में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है ए न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815 के बाद क्या हुआ, और जो सेकंड टॉपिक है वो है द रिवॉल्यूशनरीज। चलिए हमारा फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, ए न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815। जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने नेपोलियन के बारे में पढ़ा था। उसका रूल कहाँ से कहाँ तक था, नेपोलियन का रूल 1799 से 1815 तक था। तो 1815 में आकर नेपोलियन का रूल खत्म हो जाता है, यानी कि जो नेपोलियन है उसका राज खत्म हो जाता है। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हो गया, क्योंकि 1815 में एक युद्ध होता है किसके बीच, नेपोलियन और 4 कंट्रीज के बीच होता है। 4 कंट्री कौन सी, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन एंड रशिया। इन चारों कंट्रीज और नेपोलियन के बीच एक युद्ध होता है जिसको नाम दिया गया है बैटल ऑफ वाटरलू। फाइट में चारों कंट्रीज मिलकर नेपोलियन को हरा देते हैं। इसमें नेपोलियन की हार हो जाती है। इसके बाद जो ये जीती हुई कंट्रीज थी, ये 4 कंट्रीज थी, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन एंड रशिया। ये कौन थे, ये कंजर्वेटिव लोग थे। ये मोनार्की को पसंद करते थे। ये चाहते थे कि राजा महाराजाओं का राज बना रहे। ये नहीं चाहते थे कि मोनार्की खत्म हो। ये क्या लेकर आए, एक कंजर्वेटिज्म लेकर आए। इन्होंने क्या किया, मोनार्की को रिस्टोर किया, यानी कि इन्होंने मोनार्की को वापस ले आए। और जो चर्च की पावर होती थी जिसको नेपोलियन ने हटा दिया था उसको भी वापस ले आए। और जो सोशल हायरार्की थी उसको भी वापस ले आए। सोशल हायरार्की का मतलब है सामाजिक वर्गीकरण। वो उनके क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा था, अपर क्लास और लोअर क्लास में। अपर क्लास में कौन आते थे, एम्परर यानी कि राजा आते थे, और उनके प्रीस्ट या फिर नोबल्स आते थे। और जो लोअर क्लास थी उसमें फार्मर्स और स्लेव्स आते थे, उनके गुलाम आते थे। ठीक है, तो इन्होंने इस पैटर्न को भी वापस से रिस्टोर कर लिया। और जो ऑटोक्रेटिक लोग थे उनके रूल को वापस ले आए। ऑटोक्रेटिक लोग कौन थे, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। जो सोसाइटी के अमीर व्यक्ति होते थे, वेल्दी पीपल होते थे, उनको क्या बोला जाता था, ऑटोक्रेटिक। ये उनके रूल को भी वापस ले आए। इन्होंने क्या किया, सेंसरशिप लगा दी ताकि इनके खिलाफ कोई बोल ना सके, कोई आवाज़ ना उठा सके, कोई इनके बारे में छाप ना सके। ठीक है, जो 4 कंट्रीज थी इनके बीच एक संधि होती है, एक ट्रीटी होती है जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वीना। ये कब हुई थी, 1815 में। इसको डक मेटरनिच होस्ट कर रहे थे। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस हुए वो देखते हैं। फ्रांस में जो बार्बन डायनेस्टी थी उसको बीच में हटा दिया गया था, लेकिन इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग उसको वापस से रिस्टोर कर लिया गया। ये देखो, ये है बार्बन डायनेस्टी जिसको बीच में हटा दिया गया था, लेकिन जो इस ट्रीटी के बाद क्या हुआ, इसको फिर से रिस्टोर किया गया बार्बन डायनेस्टी को। और नेपोलियन था उसने क्या किया था, फ्रांस के कुछ एरिया को अपने कंट्रोल में कर लिया था, यानी कि फ्रांस के कुछ एरिया पर, कुछ टेरिटरी पर कब्जा कर लिया था। इससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया, फ्रांस की बाउंड्रीज पर स्टेट्स बना दी ताकि फ्यूचर में कोई इनकी टेरिटरी पर कब्जा ना कर सके। और जो प्रूसिया कंट्री थी उसको उसी के वेस्ट में क्या दे दी गई, कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दे दी गई। ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली पर कंट्रोल मिल गया। देखो ये जो ग्रीन वाला रीजन है ना, ये क्या है, इटली है, और इसके ऊपर ये येलो वाला रीजन है, क्या है, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया को कहाँ कंट्रोल मिल गया, इटली के नॉर्थ पार्ट पर। ठीक है, रसिया को पोलैंड दे दिया गया। जो रसिया कंट्री थी ना उसको पोलैंड दे दिया गया। पोलैंड ने जो भी चेंजेस किए थे उनको इन कंजर्वेटिव लोगों ने हटा दिया, लेकिन एक चीज़ थी जिसको इन्होंने कैंसिल नहीं किया। वो क्या थी, पोलैंड ने 39 स्टेट्स की कन्फेडरेशन बनाई थी, यानी कि ग्रुप बनाया था, जिसको इन्होंने नहीं हटाया। इस ट्रीटी के बाद यूरोप में पूरी तरह से मोनार्की आ गई थी, और जो पावर थी वो पूरी तरह से कंजर्वेटिव लोगों के पास आ गई थी। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है रिवॉल्यूशनरीज। अब जो ये कंजर्वेटिव लोग थे इनको जो लिबरल नेशनलिज्म के लोग थे वो पसंद नहीं करते थे। लिबरल नेशनलिज्म के लोग थे, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ये अंडरग्राउंड हो गए और इन्होंने सीक्रेट ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिए। क्योंकि ये सरेआम तो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि जो ये कंजर्वेटिव लोग थे इन्होंने क्या कर दिया था, सेंसरशिप लगा दी थी। ये हमने अभी अभी पढ़ा है। ये मोनार्की को पसंद नहीं करते थे, और जो ऑटोक्रेटिक रूल था उसको भी पसंद नहीं करते थे। ये पूरी तरह से आज़ादी चाहते थे। अब ऐसे एक व्यक्ति थे गोसिपी मैजिनी, ये इटली के थे। इनका जन्म जेनेवा में हुआ था 1807 में। ये इटली के रिवॉल्यूशनरी थे।
ये एक सोसाइटी के मेंबर भी थे जिसका नाम था कार्बोनरी, और इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई। फर्स्ट थी यंग इटली इन मर्सलिस। ये जो मर्सलिस है ना, सीक्रेट सोसाइटी क्या बनाई, यंग इटली। और जो सेकंड थी वो थी हमारी यंग यूरोप। ये कहाँ बनाई, बर्न में। अब ये इटली के थे तो ये चाहते थे कि इटली भी एक नेशन स्टेट बने। अब इनको देखकर यूरोप में भी जगह जगह लोग क्या करने लगे, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाने लगे। अब इतनी सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनेंगी तो क्या होगा, रिवोल्यूशन तो होगा ही। मैंने पढ़ा था कि यूरोप में जगह जगह पर सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने लगी, तो इन सीक्रेट सोसाइटीज़ के कारण रिवोल्यूशन होगा। 1830 से 1848 के बीच यूरोप में बहुत सारे रिवोल्यूशन होते हैं। इस पीरियड में 2 मेन रिवोल्यूशन हुए हैं। पहला है जुलाई रिवोल्यूशन, सेकंड है ग्रीक रिवोल्यूशन। चलिए पहले जुलाई रिवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। जो पहला रिवोल्यूशन था वो था जुलाई रिवोल्यूशन। यह 2 जगह पर होता है, एक तो फ्रांस में और दूसरा बेल्जियम में। अब देखते हैं कि इस रिवोल्यूशन के कारण फ्रांस में क्या क्या हुआ। कंजर्वेटिव लोगों ने ट्रीटी ऑफ वीना के बाद जो बार्बन डायनेस्टी बनाई थी उसको इन लोगों ने हटा दिया, और साथ में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क सेटअप किया। यानी कि मोनार्की तो रहेगी लेकिन सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर होगा। और जो लुइस फिलिपी थे उसको फ्रांस का हेड बना दिया गया। ये तो जुलाई रिवोल्यूशन के कारण फ्रांस में क्या क्या हुआ वो था। बेल्जियम में रिवोल्यूशन क्यों हुआ। जो बेल्जियम था वो पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ नीदरलैंड के अंडर आता था, यानी कि जो नीदरलैंड था उसका कंट्रोल था बेल्जियम पर। तो बेल्जियम के लोग अपने आप को आज़ाद कराना चाहते थे, वो भी अपनी आज़ादी चाहते थे और बेल्जियम को एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने रिवोल्यूशन किया, और इस रिवोल्यूशन के कारण ही बेल्जियम नीदरलैंड से आज़ाद हो गया, बेल्जियम एक नेशन स्टेट बन गया। ये तो था जुलाई रिवोल्यूशन। अब देखते हैं ग्रीक रिवोल्यूशन। ग्रीक पहले ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। देखो ये जो रेड वाला रीजन है ना, ये क्या है, ओटोमन एम्पायर, और ये व्हाइट वाला रीजन है, ये है किंगडम ऑफ ग्रीक। तो ये ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में आता था। तो ग्रीक भी बाकी कंट्रीज की तरह अपनी आज़ादी चाहता था, वो अपने आप को एक नेशन स्टेट बनाना चाहता था। इसलिए उन्होंने 1821 में एक रिवोल्यूशन किया। लेकिन ग्रीक के लोग इतने पावरफुल नहीं थे, तो इन लोगों को अपने आप को ओटोमन एम्पायर से आज़ाद कराने के लिए हेल्प चाहिए थी। तो जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी वो इनकी हेल्प कर रहे थे, और जो वहाँ के पेंटर्स या फिर जो आर्टिस्ट थे वो भी अपनी पोएम्स और पेंटिंग्स के माध्यम से लोगों में नेशनलिज्म की भावना फैला रहे थे। 1832 में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इस ट्रीटी के बाद ग्रीक ओटोमन एम्पायर से आज़ाद हो जाता है। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। कल्चर के कारण भी लोगों में नेशनलिज्म की भावना फैल रही थी। रोमांटिसिज्म का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा कल्चरल मोमेंट जिसकी वजह से देश के लोगों में अपने देश के प्रति प्यार पैदा हो, उसको क्या बोला गया है, रोमांटिसिज्म। तो ऐसे कई सारे रोमांटिक आर्टिस्ट होते हैं जिन्होंने अपनी आर्ट, पोइट्री और म्यूजिक के कारण ये लोगों में रोमांटिसिज्म की भावना फैला रहे हैं। अब ऐसे ही एक व्यक्ति थे जॉन गॉटफ्राइड। इन्होंने कहा था कि अगर आपको किसी देश का कल्चर जानना है तो उस देश के कॉमन लोगों के पास जाकर रहना पड़ेगा, तभी हमें उस देश का कल्चर पता लग सकता है कि उस देश का कल्चर कैसा है। लोगों का अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज और अपने देश से प्यार को ही रोमांटिसिज्म बोला गया है। हमने पढ़ा था कि ट्रीटी ऑफ वीना के बाद जो पोलैंड है उसको रशिया को दे दिया जाता है, यानी कि जो रशिया है उसका पोलैंड पर कंट्रोल हो जाता है। अब जो पोलैंड के लोग थे वो पोलिश भाषा बोलते थे, लेकिन जो रशिया थी उन्होंने क्या किया, पोलैंड लैंग्वेज को हटाकर वहाँ पर रशियन भाषा लागू कर दी। पोलैंड के लोगों को ये पसंद नहीं आया। कुछ लोगों ने 1831 में एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, लेकिन जो रशिया है ये बहुत ही पावरफुल था, तो इन्होंने क्या किया, रिवॉल्यूशन को दबा दिया और कुछ लोगों को जेल में भेज दिया और कुछ लोगों को साइबेरिया में भेज दिया, ताकि कोई भी इनके खिलाफ आवाज ना उठा सके, कोई भी फिर से रिवॉल्यूशन करने की हिम्मत ना कर सके। और रशिया का पोलैंड पर दबदबा हो गया। हार्डशिप एंड रिवोल्ट्स। 1830 में यूरोप में लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि यूरोप की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके कारण यूरोप में अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, यानी कि लोगों के पास कोई भी काम नहीं था करने के लिए। इसलिए जो लोग गाँव में रहते थे वो लोग शहरों में आने लगे कि उनको शहरों में काम मिल सके, जिसके कारण शहरों में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और वहाँ पर स्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसके कारण शहरों के हालात भी ख़राब हो जाते हैं। अब यूरोप में सामान इंग्लैंड से इंपोर्ट किया जाने लगा, क्योंकि जो इंग्लैंड से सामान आता था वो लोगों के लिए सस्ता भी पड़ता था और उसकी क्वालिटी अच्छी होती थी और ये मशीनों द्वारा बनाया जाता था, जिसके कारण जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स थे उनकी हालत ख़राब हो गई और उनको भी लॉस होने लगा। और जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे उनके नीचे दबने लगे। और जो खाने पीने की चीज़ें थी उनके प्राइसेस बढ़ने लगे, यानी कि उनकी जो कीमत थी वो बढ़ने लगी और लोगों की फसल ख़राब हो गई, इससे लोग भुखमरी का शिकार हो गए।
इससे दुखी होकर लोग 1848 में सड़कों पर उतर आए, जिसके कारण जो फ्रांस के राजा थे लुइस फिलिपी, उनके लिए ये सब कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया, इसलिए वो अपनी पोजीशन छोड़कर भाग गए। अब फ्रांस को चलाने के लिए एक असेंबली बनाई गई जिसका नाम था नेशनल असेंबली, और फ्रांस को एक नेशन स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। और इस असेंबली ने जितने भी 21 साल से ऊपर के जो आदमी थे उनको वोटिंग राइट दे दिया, बल्कि महिलाओं को कोई भी वोटिंग राइट नहीं दिया गया। और फ्रांस के लोगों को काम का अधिकार दिया गया, कारण जो फ्रांस में अनएम्प्लॉयमेंट फैली हुई थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। इसके बाद 1845 में एक रिवोल्ट होता है जिसका नाम है सिलेसिया रिवोल्ट। सिलेसिया कहाँ है? यह जर्मनी में है। यह रिवोल्ट क्यों होता है? कुछ वीवर्स होते हैं जो अपने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ ये रिवोल्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर था उन्होंने उनकी पेमेंट को कम कर दिया था, जिसके कारण जो वीवर्स थे वो नाराज़ होकर इनके खिलाफ रिवोल्ट कर देते हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर था वो डर के मारे आर्मी के पास चला जाता है, जिसके कारण जो वीवर्स थे और जो आर्मी थी उनके बीच एक फ़ाइट होती है जिसमें 11 वीवर्स की मौत हो जाती है, और जो रिवॉल्यूशन था उसको यहीं पर सप्रेस कर दिया जाता है। यह था सिलेसिया रिवोल्ट। ये कब हुआ? 1845 में। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। अब देखो, सभी लोग रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, सभी लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, तो जो मिडिल क्लास लोग थे वो कैसे चुपचाप बैठ सकते थे? उन्होंने भी एक रिवॉल्यूशन किया। क्यों रिवॉल्यूशन कर रहे थे? ये क्या चाह रहे थे? ये एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, और जो उनकी दूसरी डिमांड थी वो थी पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स की। इसका क्या मतलब होता है? ये चाहते थे कि लोगों के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, उनको अपनी टीम और एसोसिएशन बनाने का अधिकार हो, और उनको फ्रीडम ऑफ प्रेस दी जाए, यानी कि उनको छापने की फ्रीडम दी जाए। हमने पीछे पढ़ा था ना कि उन्होंने क्या कर दिया था? सेंसरशिप लगा दी थी, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं छाप सकते थे। तो इन्होंने क्या किया? यहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस मांग लिया। और जो जर्मन रीजन के मिडिल क्लास लोग थे वो एक असेंबली बनाते हैं जिसका नाम था ऑल जनरल नेशनल असेंबली। इस असेंबली में 831 मेंबर चुने जाते हैं थ्रू वोटिंग करके। 831 मेंबर को चुना जाता है, और ये जो 831 मेंबर थे ये 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट में सेंट पॉल नाम के चर्च में मिलते हैं। ये फ्रैंकफर्ट कहाँ है? ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी की एक सिटी है। इसको आप फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जर्मनी में कोई भी पार्लियामेंट नहीं था, तो इन्होंने इस चर्च को ही पार्लियामेंट बना दिया। तो ये जो 831 मेंबर थे इन्होंने क्या किया? अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और इन्होंने क्या किया? जो वर्कर्स थे उनको इन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, यानी कि जो वर्कर्स थे उनको सपोर्ट नहीं किया इन्होंने। तो वर्कर्स ने गुस्सा होकर मिडिल क्लास को सपोर्ट करना बंद कर दिया, जिसके कारण जो मिडिल क्लास लोग थे वो कमज़ोर पड़ने लगे, और ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेकर प्रूशिया के राजा फ्रेडरिक विलियम के पास जाते हैं। अब देखो, सोचने की बात है कि ये प्रूशिया के राजा के पास क्यों गए? क्योंकि उस टाइम पर हमने पढ़ा ना कि जर्मन रीजन्स हुआ करते थे। उस टाइम पर जर्मनी कोई भी कंट्री नहीं थी, उस टाइम पर जर्मनी नेशन स्टेट नहीं था। तो ये किसके पास जाते हैं? प्रूशिया के राजा के पास जाते हैं। अब देखो, कोई भी राजा क्यों चाहेगा कि उसकी पावर कम हो, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो? इसलिए फ्रेडरिक विलियम ने क्या किया? अपनी आर्मी भेजी, और जो मिडिल क्लास लोग थे ना उनकी मरम्मत करवा दी, और इस मूवमेंट को यहीं पे ख़त्म कर दिया गया। जो मिडिल क्लास लोग थे इनकी सबसे बड़ी कमी क्या थी? इन्होंने वर्कर्स को सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण ये इस मूवमेंट में फेल हो जाते हैं। अब देखो, जो मोनार्क्स थे, जो राजा महाराजा थे, उनको इतना तो पता लग गया था कि हम कब तक इस मिडिल क्लास लोगों को रोकेंगे, कभी ना कभी तो हमसे जीते जाएंगे। तो इन्होंने इन लोगों को शांत करने के लिए क्या किया? हम्सबर्ग और रशिया में, देखो जो ये वाला रीजन है ना, ये है हम्सबर्ग एम्पायर, और ये वाला है रशियन एम्पायर। तो इन्होंने क्या किया? यहाँ पर जो दास प्रथा थी, सर्फडम का मतलब होता है दास प्रथा, उसको ख़त्म कर दिया, और जो हंगरी था उसको ऑटोनॉमी दे दी गई। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वयं का शासन, यानी कि अब वो अपने आप राज करेंगे। वो है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जर्मनी और इटली कैसे यूनिफाइड हुई, यानी कि जर्मनी और इटली कैसे एक नेशन स्टेट बने। अभी तक हमने देखा था कि जो जर्मनी के मिडिल क्लास लोग थे वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेकर प्रूशिया के राजा के पास जाते हैं, लेकिन जो प्रूशिया का राजा होता है वो उनके रिवॉल्यूशन को सप्रेस कर देता है। तो अब ये जो मिडिल क्लास लोग थे वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेकर प्रूशिया के लैंडलॉर्ड्स के पास जाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। जो प्रूशिया के लैंडलॉर्ड्स हैं उनको जंकर्स ऑफ प्रूशिया भी कहा जाता है। तो ये इनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आते हैं। प्रूशिया के लैंडलॉर्ड्स हैं, ये जर्मनी को यूनिफाइड कराने की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं। जो प्रूशिया का चीफ मिनिस्टर था वो था ओटोमन बिस्मार्क। तो ओटोमन बिस्मार्क और उनकी आर्मी और जो लैंडलॉर्ड्स थे प्रूशिया के, ये मिलकर एक लड़ाई कर देते हैं। किसके खिलाफ? फ्रेंच, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क।
उस टाइम पर जो जर्मन रीजन हुआ करता था वो इनके कंट्रोल में आता था। किसके कंट्रोल में आता था? फ्रेंच, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क। तो इनके बीच एक लड़ाई होती है। ये लड़ाई 7 सालों तक चलती है और इसमें प्रूशिया की जीत हो जाती है और इसी के साथ जर्मनी यूनिफाइड हो जाता है। जर्मनी एक नेशन स्टेट बन जाता है और फिर जर्मनी का एक नया राजा बनाया जाता है 18 जनवरी 1871 को, जो है केजर विलियम फर्स्ट। इस राजा ने किस चीज पर फोकस किया? जो मॉडर्नाइज करेंसी थी, जो बैंकिंग सिस्टम था जर्मनी में और जो जुडिशियल सिस्टम था यानी कि जो न्याय प्रणाली थी जर्मनी में, उस पर इसने फोकस किया। चलिए अब देखते हैं इटली कैसे यूनिफाइड होता है। 19th सेंचुरी में इटली 7 स्टेट्स में बटा हुआ था। ये जो स्टेट्स है ना, ये है सर्डेनिया, पिडमंट। इनका जो राजा था वो था विक्टर इमुलियन सेकंड। ये एकमात्र एक ऐसा राजा था जो इटली लैंग्वेज बोलता था और ये इटली के थे। अब देखो, जो इटली का नॉर्थ पार्ट था वो ऑस्ट्रिया और हम्सबर्ग के कंट्रोल में आता था और जो सेंट्रल इटली था वो पोप्स के कंट्रोल में आता था और जो इटली का साउथ रीजन था वो जो बार्बन किंग थे स्पेन के, उसके कंट्रोल में आता था। तो ये जो सर्डेनिया पिडमेंट के राजा थे, इन्होंने अपने सीएम को बुलाया काउंट कैवर और उसको इटली को यूनिफाइड कराने की जिम्मेवारी दे दी। अब काउंट कैवर क्या करते हैं? फ्रेंच के साथ मिलकर जो इटली का नॉर्थ रीजन है पर ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग का कंट्रोल था, उसको हरा देते हैं और इसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अभी इटली के साउथ पार्ट को छुड़ाने के लिए क्या करते हैं? गोसिपी गरिबाल्डी नाम के एक व्यक्ति थे, ये उनके साथ मिलकर और उनकी आर्मी के साथ मिलकर जो स्पेन के बार्बन किंग है उसको हरा देते हैं और जो साउथ वाला रीजन था उसको भी अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। अब बस रहता है सेंट्रल रीजन, जो किसके कंट्रोल में था? पोप के। जो पोप है वो डर जाता है, ऑर्डर के मारे सरेंडर कर देता है और इस तरह से इटली यूनिफाइड हो जाता है और 1861 में विक्टर इमुलियन सेकंड को पूरे इटली का राजा बना दिया जाता है। अब देखते हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब देखते हैं कि ब्रिटेन कैसे यूनिफाइड होता है। आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन में अलग अलग स्टेट्स हैं और इन स्टेट्स में अलग अलग आइडेंटिटी के लोग रहते हैं। जैसे कि स्कॉटलैंड में स्कॉट्स रहते थे, इंग्लैंड में इंग्लिश रहते थे, वेल्स में वेल्स लोग रहते थे और जो आयरलैंड था उसमें आयरिश लोग रहते थे। इंग्लैंड में 1688 से पहले मोनार्की थी, लेकिन 1688 के बाद जो इंग्लैंड की पावर थी वो इंग्लिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में आ जाती है। अब इंग्लैंड ने सोचा कि क्यों न अपनी टेरिटरी को बड़ा किया जाए, तो उसने सबसे पहले स्कॉटलैंड को अपने कंट्रोल में करने की सोची। तो इसलिए उसने 1707 में स्कॉटलैंड के साथ एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया। अब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड एक हो जाते हैं और मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। फिर क्या होता है, जो स्कॉटलैंड है उसके लोगों को सप्रेस किया जाने लगा, ना ही वे अपनी भाषा बोल सकते थे और ना ही अपनी पसंद का कुछ पहन सकते थे। अब ऐसा ही एक केस आयरलैंड के साथ होता है। आयरलैंड में 2 तरह के लोग रहते थे, एक थे कैथोलिक्स और दूसरे थे प्रोटेस्टेंट्स। जो कैथोलिक्स थे वो थे मेजोरिटी में और जो प्रोटेस्टेंट थे वो माइनॉरिटी में थे। इनके बीच आपस में लड़ाई होती रहती थी और इंग्लैंड ने इस चीज का फायदा उठाया। इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करने लगे ताकि वो आयरलैंड पर कंट्रोल कर सके। कैथोलिक्स ने इनका विरोध भी किया। 1798 में वोल्फ टाउन के नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने रिवॉल्यूशन किया, लेकिन इनके रिवॉल्यूशन को दबा दिया गया और 1801 में इंग्लैंड ने आयरलैंड को अपने कंट्रोल में ले लिया और एक नया ब्रिटिश नेशन बना दिया जिसमें ब्रिटिश फ्लैग था, जिसमें ब्रिटिश नेशनल एंथम भी था और सभी लोगों में यूनिटी थी। ये देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विजुअलाइजिंग द नेशंस। अब जो यूरोप के आर्टिस्ट थे उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने अपने नेशंस को एक रूप दिया जाए। विजुअलाइज होता है रूप देना। जैसे कि हमारा इंडिया है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? भारत माता से। उन्होंने अपने अपने नेशंस को अलग अलग फीमेल फिगर्स का रूप दिया जिनको एलोगोरीज भी कहा जाता है। जैसे फ्रांस की एलोगोरी थी मैरियन और जर्मनी की एलोगोरी थी जर्मेनिया। तो ऐसे यूरोप के आर्टिस्ट ने अपने अपने नेशंस को विजुअलाइज किया। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है? अपने देश के प्रति प्यार। इंपेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो इंपेरियलिज्म में कन्वर्ट होने लगी। इंपेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। बड़ा रीजन जो छोटे छोटे रीजन्स को कैप्चर करने लगे अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, इसे क्या बोला गया है? इंपेरियलिज्म। अब ऐसी एक स्टोरी है बाल्कन रीजन्स के साथ, चलिए देखते हैं। जो बाल्कन रीजन था वो ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में आता था। बाल्कन रीजन के अंदर बहुत सारे स्टेट्स थे जैसे कि रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, सर्बिया। तो जो ओटोमन एम्पायर था वो धीरे धीरे वीक होने लगा। तो जो अलग अलग कंट्रीज थी इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। ये अपनी अपनी कंट्रीज बनाने लगे।
और ये सारी कंट्रीज अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। और इन सबको देखकर जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इनको भी लालच आ जाता है, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहते हैं और वो भी इस युद्ध में शामिल हो जाते हैं। और इसी के कारण हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो होता है। तो यहीं पर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म होता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।